नमस्कार, मैं महेश शर्मा एक बार फिर लेकर आया हूं जनता की आवाज़। और जनता की आवाज़ में इस बार का मुद्दा है आरक्षण। जी हां, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने सवर्णों को 10% आरक्षण देने का एक मुद्दा चलाया, जो लोकसभा में पारित हुआ और राज्यसभा में पारित हुआ, और सभी दलों ने इसका समर्थन भी किया। हालांकि ये बहुत कम देखने में आता है कि सभी दल किसी एक मुद्दे पर एक राय बनाते हो। हाँ, जब भी माननीयों के वेतन बढ़ाने का मसला हो, सारे एकजुट हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही इस बार आरक्षण के मसले पे हुआ। तो आरक्षण में क्या विशेष होगा इस 10% आरक्षण में, मैं जैन साहब आपसे जानना चाहूँगा कि विशेष क्या इस सवर्णों को 10% आरक्षण देने में क्या विशेष क्या है? आरक्षण भारत के संविधान में आर्टिकल 15 व आर्टिकल 16 के तहत किया गया है। आर्टिकल 14 के तहत सभी को समान कानून का समान संरक्षण और कानून के समान सामने सभी समान है, इसके प्रावधान किए थे। और इसके एक्सेप्शन में जब आर्टिकल 15 में छुआछूत या भेदभाव को समाप्त किया, वहीं ये प्रावधान किया गया था कि शैक्षणिक व सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान सरकार कर सकती है। और 1951 में सबसे पहले उसमें फिर SC/ST शब्द भी जोड़ा गया। आर्टिकल 16 में जो कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के संबंध में है, उसमें भी ये किया गया कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण किया जा सकता है। और परंतु उसके बाद आर्थिक आरक्षण का कहीं भी परिकल्पित भारत के संविधान में नहीं किया गया था। और इसका कारण भी बताया गया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इस देश का जो पुराना इतिहास रहा है वो सामाजिक भेदभाव का रहा है, और इसीलिए सामाजिक व शैक्षणिक आधार पर आरक्षण किया गया। आर्थिक आरक्षण एक फ्लक्चुएटिंग थिंग है, इसका कोई फिक्स पैरामीटर नहीं हो सकते और ऊपर नीचे हो सकता, और इसलिए किया गया। परंतु जैसे ही OBC आरक्षण का पंगा शुरू हुआ और उसके बाद सवर्णों की ओर से, तथाकथित सवर्णों की ओर से आवाज़ आने लगी, तो कई बार ये लॉलीपॉप दिया गया। सबसे पहले 91 में नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने 10% आर्थिक रूप से पिछड़ों को आरक्षण क्या किया था, जिसे इंदिरा साहनी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर खारिज कर दिया कि आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग का नाम का कोई वर्ग भारत के संविधान में तो 91 में किया था स्वर्णिम भाई, आपकी सरकार थी जब तत्कालीन नरसिम्हा राव सरकार थी, तब जैसा इन्होंने कहा कि आर्थिक आरक्षण जैसा कोई मुद्दा नहीं था, फिर आप लोगों ने उस समय ये आर्थिक आरक्षण का मुद्दा क्यों लेके आए थे? देखिए, तत्कालीन अगर परिस्थितियों को आप देखेंगे तो उस वक्त OBC के लिए आरक्षण जो है मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई थी, और ये एक बहुत बड़ी मांग थी। तो इसको लेकर के इकोनॉमिकली वीकर क्लास के लिए आरक्षण देने की ये मांग उठी थी, और ये बड़े ज़बरदस्त तरीके से पूरे हिंदुस्तान में थी। तो जन भावनाओं की कदर करते हुए जब नरसिम्हा राव गवर्नमेंट फॉर्म होते ही उन्होंने प्रथम वर्ष में ही जो है सितंबर 25 को, जहाँ तक मुझे ध्यान है, 91 में इसको लागू किया था। लेकिन 92 में इंदिरा साहनी केस में ये सुप्रीम कोर्ट से स्टक डाउन हुआ ही, जो हमारे जैन साहब बता रहे हैं उसी तरह से। तो ये पहली बार नहीं है। इसके अलावा अशोक गहलोत गवर्नमेंट ने भी राजस्थान में जो है 14% इकोनॉमिकली वीकर क्लास के लिए आरक्षण देने की घोषणा की थी, अनुशंसा की थी, लेकिन वो ऊपर केंद्र से उस पास नहीं हो पाई। तो ये ऐसा कहना कि ये जो आइडिया है ये कंसीव पहली बार किसी ने किया है, ऐसा नहीं है, पहले से चला रहा है। और हम तो चूंकि इस प्रिंसिपल पे काम कर रहे थे, और हमारी जो है भावना हमेशा से ये रही है कि इकोनॉमिक वीकर क्लास को आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि हम पहले कर चुके हैं। तो हम इस मुद्दे पर हमने समर्थन किया। जबकि अगर आप पुराना इतिहास देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने 91 में इस मुद्दे पर जो है कांग्रेस का या कांग्रेस की जो अनुशंसा थी इसका समर्थन नहीं किया था। आज केवल जब इनका स्वर्णिम भाई का कहना है कि आप लोगों ने तब समर्थन नहीं दिया था आर्थिक आरक्षण को, अब ऐसी क्या मजबूरी है कि आप ठीक चुनाव से 2-3 महीने पहले इसको लेके आए, हालांकि आपको कांग्रेस का समर्थन भी मिला है? महेश जी, जैसी स्थिति है, आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग विभिन्न सामाजिक संगठनों और राजनीतिक संगठनों द्वारा निरंतर उठाई गई, और कांग्रेस सरकार जब केंद्र में रही तो लगभग 20 से 21 बार इसका प्रयास भी हुआ, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति के अभाव में इस तरह का आर्थिक रूप से जो एक अपन को आरक्षण देना है, जो पिछड़े लोग हैं, वो नहीं कर पाए। उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था महेश जी कि संविधान में जब तक संशोधन नहीं होना था, जब तक अमेंडमेंट नहीं होना था, PV नरसिम्हा राव जो सरकार थी, बिना अमेंडमेंट किया तो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। पहली बार ऐसा संविधान में अमेंडमेंट लोकसभा में और राज्यसभा में इतना जल्दी हुआ
कि जिसको समूचे भारत की नज़रें देख रही थी, और आर्थिक रूप से पिछड़े लोग, आर्थिक रूप से पिछड़े परिवार, उनकी ये बहुत बड़ी मांग थी जिसको विभिन्न संगठनों ने उठाया था। ये अलग बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको जिस दृढ़ इच्छा शक्ति से किया कि लोकसभा के 323 सदस्यों में से मात्र 3 सदस्य इसमें विरोध में आ पाए और राज्यसभा में 165 में से। क्या इसमें ऐसा नहीं है सोमानी जी कि इसके पीछे केवल आगामी लोकसभा चुनाव है तो सारे दल एक साथ हो गए? देवेंद्र जी, राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं इसके। एट्रोसिटी एक्ट जो इन्होंने पारित किया था माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के बाद, इनको जो वोट नहीं मिला, 3 स्टेटों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली गई, उस वजह से इनको सामान्य वर्ग का वोट लेने की वजह से आज ये वापिस से इस कानून को लेकर के आए हैं कि आर्थिक पिछड़ों को आरक्षण मिले, सामान्य वर्ग के लोगों को। तो गुरुचरण जी, क्या ये संभव है? क्योंकि 49% से ज़्यादा नहीं हो सकता, अब 10% हो जाएगा, 59% हो जाएगा, और चुनौती भी दे दी गई है। एक युवा संस्था है, उन्होंने चुनौती भी दी। तो आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में इस चुनौती को कहीं कुछ मिल पाएगा, इस चुनौती से कुछ हो पाएगा? हाँ, ऐसी संभावना है, क्योंकि जैसा भाई साहब ने बताया है कि जो संविधान में प्रावधान है वो केवल पिछड़ी जातियों के लिए ही आरक्षण का प्रावधान है, आर्थिक रूप से पिछड़े के लिए संवैधानिक प्रावधान है नहीं, नंबर 1। और दूसरी बात यह है कि जो ये आरक्षण दिया गया है, आरक्षण किसे मिलेगा? हिंदुस्तान के अंदर किसी भी स्टेट के अंदर जो हालात हैं आज के दिन, सब चीज़ का प्राइवेटकरण किया जा रहा है, सरकारी संस्थाएं सारी बंद की जा रही हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर बंद किए जा रहे हैं, सब कुछ का जब प्राइवेटकरण किया जा रहा है, और प्राइवेट के अंदर भी हालात ये हैं कि कहीं किसी को कोई भी, अगर सरकार के कहीं दिशा निर्देश भी हैं तो वहाँ भी वो आरक्षण दे नहीं रहे, तो आरक्षण मिलेगा किसे? ये केवल भावात्मक मुद्दा है। और चुनाव के दृष्टिकोण से चुनाव सामने आ रहे हैं, और क्योंकि वोट बैंक खिसकता गया है और जो हालात बने हैं उसे संभालने के लिए एक भावात्मक मुद्दे को उछाल के कि हमने सवर्णों को आरक्षण दिया, जबकि आरक्षण का मीनिंग ही तब है जब लोगों को सर्विस मिलती हो। तो सच्चाई तो यह है कि सर्विस कहीं रही नहीं। कोई भी जो पोस्ट, एक बार को आदमी रिटायर हो गया तो वो पोस्ट भरी नहीं की, वो लप्स कर दी, कि वो खत्म कर, धीरे धीरे कर सब पोस्टें खत्म की जा रही हैं। तो आरक्षण का तो मुद्दा ही खत्म है। नितिन, जैसा कह रहे हैं कि आरक्षण का मुद्दा खत्म है, फिर भी आरक्षण की बात हमेशा चलती रही है। पिछली बार भी आरक्षण हुआ, मंडल आया, लेकिन भीमराव अंबेडकर ने जब आरक्षण की कंसेप्ट बनाया था तो वो केवल 10 साल के लिए था। फिर पॉलिटिकल पार्टीज उस आरक्षण को आगे क्यों खींची जा रही है? देखिए, आरक्षण का मुद्दा जो हमेशा आगे बढ़ता गया है, ये ज़रूरत को देखते आगे बढ़ाता गया है। जब भी किसी भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोगों को कभी भी जहाँ पे वो कमज़ोर पाए जा रहे हैं तो उनको सपोर्ट और मोटिवेट करने के लिए आरक्षण लाया गया। और रही अभी के आरक्षण की, सवर्णों के आरक्षण की हम बात करें तो ये पूरी तरीके से एक राजनीतिक स्टंट है। ये पहले भी लागू किया जा सकता था, ये चुनाव से ठीक, लोकसभा चुनाव से 3 महीने पहले क्यों लागू किया गया, जिससे वोट हासिल कर सके, और उसमें भी ये विफल रहेंगे। जब आप राजनीतिक स्टंट मानते हैं तो कांग्रेस इसका विरोध कर देती। देखिए सर, कांग्रेस इसका विरोध नहीं करेगी, कांग्रेस भी चाहती है कि सबको फायदा हो, और कांग्रेस तो 20 साल से इसको लाने में लगी हुई थी। राज्य सरकार की बात करें तो 1998 से हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी भी इसका प्रयास कर रहे हैं, और हम तो कह रहे हैं 10 की जगह 14% कीजिए। हमारे मंत्री, राजस्थान के जो मंत्री है डॉक्टर मेघवाल जी, मास्टर मेघवाल जी, उन्होंने भी इसके लिए चिट्ठी आगे भेजी है केंद्र में कि इसको 10 से बढ़ा के 14% किया जाए। अच्छा असगर भाई, ऐसा नहीं लगता कि जो ये आया है सवर्ण आरक्षण वाला मसला, इससे भी सवर्णों में भी गरीब और 5 लाख से ज़्यादा वाले और 5 लाख से कम वाले ऐसे फाड़ नहीं हो जाएगी? आपको नहीं लगता? सभी जानते हैं कोई भी संशोधन होता है तो पहले सांसदों को पढ़ने के लिए दिया जाता है और उसके बैक पहलू देखे जाते हैं। यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। जो केंद्र सरकार के जो फैसले रहे, गत फैसले जितने भी हों, आधी रात नोटबंदी, आधी रात जीएसटी, आधी रात सीबीआई गवर्नर चेंज कर दिया, आधी रात, तो ये एक ही दिन में 130 करोड़ भारतीयों का फैसला आप ऐसे कर रहे हैं कि 10% आरक्षण हम दे रहे हैं। आप बात को समझें, इससे सवर्णों को भी फ़ायदा नहीं होगा। अगर हम पिछले वो चीज़ें उठाकर देखें तो पाटीदार आंदोलन, उन्होंने कितनी कोशिश की कि उनको आरक्षण दिया जाए। हरियाणा में जाट आंदोलन, उन्होंने कितनी कोशिश की कि उनको आरक्षण दिया जाए। राजस्थान में गुजर आंदोलन, 5% गुजर भाइयों ने आरक्षण मांगा था, 72 गुजर शहीद हो जाते हैं, 1% आप देते हो। तो ये दोहरी मानसिकता सामने आ रही है। इसका वक्त क्या है? लोकसभा के चुनाव करीब है, ऐसे समय में आप ऐलान करते हो, जबकि माननीय कह रहे हैं कि 50% सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि 50% से ज़्यादा आप नहीं दे सकते। तो आप किसका आरक्षण कम करोगे? ये हमारे जो अपर कास्ट के जो बंधु हैं उनकी योग्यता ख़त्म करने वाला
कदम है। पीछे पीछे हैं मैं सुबेर जी, आप कह रहे हैं कि योग्यता खत्म करने वाला कदम है। एक बार खड़े होकर आप बोले कैमरे के सामने कि यूथ क्या चाहता है, क्या सोचता है यूथ, आप यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, जो आरक्षण का अभी जिस तरीके से मोदी सरकार ने ये लागू किया है 10%, मेरे मानने में कांग्रेस पार्टी ने इसका समर्थन किया है। तो हम लोग आरक्षण के खिलाफ नहीं है। अगर किसी को ज़रूरतमंद को आरक्षण मिल रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी आगे होकर ये चाहती है कि आरक्षण देना चाहिए। पर जिस तरीके से 4.5 साल गुजरने के बाद ये बिना किसी प्लानिंग के, अभी जैन साहब बिल्कुल सही बता रहे थे, ये लोग बता रहे थे कि जहां आप आर्थिक आधार का एजेंडा ही तय नहीं कर पाए, उससे पहले आपने एक लॉलीपॉप थमा दी। तो ये सही है, इसका युवाओं में विरोध है। युवा नहीं चाहता कि युवा जिस मार्ग से जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं ये राजनीति के मनमुटाव आते हैं। तो ये वर्तमान समय के लिए जो लागू किया है ये पद्धति, ये भारतीय जनता पार्टी को खुद को ही ले धरेगी। अरुण जेटली ने अपने एक भाषण में कहा था कि भारत में 76 लाख लोग ITR भरते हैं। इसका मतलब है कि जिनकी इनकम 5 लाख से ऊपर होगी लगभग, क्योंकि वो रिबेट वगैरह सब मिलके वो 76 लाख लोग रिटर्न भरते हैं। तो क्या केवल 76 लाख लोगों के अलावा जितनी पॉपुलेशन है वो सब अब सवर्ण जाति की सब आरक्षण में आ जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने 70 साल के बाद एक ऐसे जाति को, एक ऐसा स्वर्ण समाज जो कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ था, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ था, उसको बाकी समाज के साथ बराबर की गति में लाने का काम किया। स्वर्ण समाज में जितनी भी जातियाँ आती हैं, चाहे वो मुस्लिम की बात हो, मुस्लिमों को भी उसका फ़ायदा मिलने वाला है। इन्होंने पढ़ा नहीं है, निश्चित तौर पर इनको इस जानकारी का अभाव है। आपको तो निश्चित तौर पर आपको इस संविधान संशोधन का माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आर्थिक आधार पर आरक्षण किया, इसका स्वागत करना चाहिए। पिछले 70 वर्ष में मुस्लिमों के बारे में भी यदि किसी प्रधानमंत्री ने सोचा है तो आप मत लो ना, फिर उसका फायदा कौन करेगा? आप लीजिए। नहीं, एक बड़ा सवाल है स्वर्णिम भाई कि एक ठेले वाला जिसने लोन लेके अपना मकान बनाया और एक शिक्षक जिसने लोन वोन नहीं लिया, उसकी इनकम है 40,000 रुपये और 40 से 5 लाख से नीचे आ गया, क्या यहाँ पर दोनों आरक्षण के हकदार हो गए? देखिए, अभी तो आरक्षण का ये पूरा मसौदा ही सामने नहीं आया। अभी तो क्या एक आयोग बना करके ये देखना पड़ेगा कि हिंदुस्तान में किस वर्ग को और किस व्यक्ति को आपको आरक्षण देना है। क्योंकि जैसे जैन साहब ने बताया कि आशंका, एक तो इनकम जो है तो फ्लक्चुएटिंग है। आज मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं वो 8 लाख से ज़्यादा के हैं और हो सकता है मेरी इनकम कल को ख़त्म हो जाए। कई बार व्यापार में आदमी को घाटा होता है, उसका मकान दुकान सब बिक जाती है, तो आरक्षित हो जाएगा। ये नहीं, सबसे बड़ी बात आप ये टाइमिंग की आज आप देखिए कि सरकार को ये एक, क्योंकि आज टाइमिंग इसलिए देखना है कि सरकार का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। पिछले 4.5 साल में आपको जो है 10 करोड़ नौकरियां देनी थी, आपने नौकरियां नहीं दी। आपको जो है 15 लाख रुपए का आपने वादा किया था ये खातों में पहुंचाने का, वो नहीं हुआ। आप कानून व्यवस्था, किसानों की समस्या हल करने में जब नाकाम रहे और जब आपके पास केवल इफेक्टिवली 45 दिन आपके पास काम करने के लिए बचे हैं, केवल 45 दिन, क्योंकि 3 महीने जो 90 दिन हैं उनमें से 45 दिन तो जो है अभी ये आचार संहिता के निकल जाएंगे जब कोई काम नहीं होगा। इस 45 दिन में सरकार को कुछ देना नहीं है, कोई नौकरी देनी नहीं है, किसी भी प्रकार का एडमिशन किसी इंस्टीट्यूशन में अभी होना ही नहीं है। ये तो सब होना है जुलाई में। तो एक अगली सरकार के लिए छोड़ करके अपने चुनावी फायदा उठाने के लिए केवल मात्र उन्होंने ये एक जुमले के रूप में ये दिया है। अगर करना ही था, वास्तविकता थी, तो आप करते ना 4 साल पहले। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आरक्षण वगैरह ये होता रहेगा, लेकिन नौकरियां कहाँ हैं? युवाओं को आप रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाए। और अभी CMI की रिपोर्ट है कि इसी वर्ष 2018 में कम से कम 1 करोड़ जो है लोग अपने रोजगार से वंचित हुए हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, 1 करोड़ लोग रोजगार से वंचित हो गए। क्या आरक्षण विधेयक को लाने की, आरक्षण जो संविधान, आरक्षण को लेकर जो संविधान में संशोधन लाने की टाइमिंग सही थी? क्या गरीब की परिभाषा दिया जाना जिस तरह से दी गई उससे पूरा भारत क्या गरीब नहीं हो गया? इसको लेकर आगे चर्चा होगी इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और हम बात कर रहे थे सवर्णों को दिए जाने वाले 10% आरक्षण की। क्या जिस तरह से परिभाषा दी गई है,
जैन साहब मैं वापस आपके पास आऊँगा, फिर पीछे मेरा युवा साथी उनके पास जाऊँगा कि जिस तरह से जो गरीब की परिभाषा दी गई है कि 5 लाख रुपए की से कम की उसकी आय हो, ज़मीन का एक छोटा टुकड़ा हेक्टेयर्स में हो, क्या ये सब आपको नहीं लगता भारत की अधिक जो पॉपुलेशन है वो गरीब हो जाएगी? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो बार बार सवर्ण आरक्षण कहा जा रहा है, परंतु संविधान संशोधन में जो शब्द आया वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास आया है। वहाँ कोई जाति भी नहीं आई है, कोई धर्म भी नहीं आया। दूसरी चीज़, भारत का संविधान जाति, धर्म और सेक्स और उसके आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। और जो आरक्षण भी है वो पिछड़ी जातियों के लिए नहीं है, बल्कि शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए है। नवीन, क्या कहना चाहेंगे आप इस संशोधन के बारे में, जो आरक्षण की बात चल रही है? क्या युवा को नहीं लगता कि अब उन्हीं के दोस्त, एक दोस्त या आपके दोस्त जिनके परिवार की आय 5 लाख से कम है, और वो गरीब हो गए? युवा यह चाहता है कि पहले रोजगार मिले, अगर रोजगार ही अपने को नहीं मिलेगा तो आरक्षण का क्या करेंगे? जब भारतीय जनता पार्टी द्वारा जब लगा कि सवर्ण कास्ट के वोट डाइवर्ट हो रहे हैं, तो उन्होंने ये लॉलीपॉप थमा दिया कि आप एक काम करो, सवर्णों को आरक्षण दे दो 10%। अरे भाई, आरक्षण देना 4 साल पहले दे देते आप, कोई मना नहीं। कांग्रेस पार्टी आज भी समर्थन करती है, 20 साल पहले भी कांग्रेस पार्टी ने इसका समर्थन किया था। ये है नहीं कि कांग्रेस पार्टी ने बोला कि हम सवर्णों के खिलाफ है, या कांग्रेस पार्टी तो खुद चाहते हैं, हमारे गहलोत साहब खुद चाहते हैं कि 14% आरक्षण मिलना चाहिए। चौहान साहब, ये चुनावी एजेंडा रहेगा, जैसे लोगों का कहना है कि चुनावी एजेंडा है, और जैन साहब ने भी अभी बताया कि ये कहा जाना चाहिए कि आर्थिक आधार पर दिया जा रहा है। फिर क्यों राजनेता, चाहे आपके पार्टी के हों चाहे कांग्रेस के हो, ये चीज़ को कहते हैं कि इसमें सभी लोग शामिल होंगे, सवर्ण भी होंगे, स्पेसिफिक कहते हैं कि इसमें ईसाई भी शामिल होंगे, इसमें मुस्लिम भी शामिल, फिर वो जाति आधार पर, धर्म आधार पर क्यों ले जा रहे हैं उसको? महेश जी, जो इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार का जो जजमेंट था, जैसा ए.के. जैन साहब ने बताया, तो उस जजमेंट में ये कहा गया था कि व्यक्ति के आधार पर आरक्षण नहीं, जाति समुदाय के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था थी। तो उस वक्त वो जो पी.वी. नरसिम्हा राव की सरकार ने जो किया था वो खारिज हो गया था। वर्तमान में अब आप देखें कि क्वांटिफाइड डाटा के लिए एम नागराज का जो आदेश है उसमें ये लिखा कि आर्थिक रूप से पिछड़े जो लोग हैं उनके डाटा की क्या व्यवस्था है। और जिस प्रकार से बार बार एक बात को कहे जा रहे हैं कि ये चुनावी एजेंडा है, ये लॉलीपॉप की बात है, ये ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ऋषि, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दी गई है, आपको लगता है कि सरकार इसको वहाँ पर ढंग से लड़ पाएगी? जो जाति समीकरण पर देखा जाए तो नीचे जो कास्ट पर है उनको तो जल्दी नौकरी मिल जाती है क्योंकि उनको आरक्षण ज़्यादा है, पर जो पढ़ा लिखा है वो तो नीचे बैठा है, उसको नौकरी कहाँ है? वो तो पढ़ा लिखा होके भी वो धूल खा रहा है एक तरह से। और जो फेलियर है, एक तरह से देखा जाए, जो फेल है, 36% वाले को नौकरी मिल रही है गवर्नमेंट, और जो एक 86% वाले को नौकरी नहीं मिल रही है। तो उस आधार पर देखा जाए गवर्नमेंट को, दोनों ही गवर्नमेंट कोई सी भी हो, पर दोनों को इस लेवल पर देखना चाहिए कि फ़ायदा पढ़े लिखों को ज़्यादा मिले। एक प्रश्न बड़ा सा वाजिब है, और जो मेरे मन में भी, आप लोगों के मन में भी होगा, कि हम आर्थिक आधार पर जा रहे हैं और सरकार कई सालों से, पिछली सरकारें भी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया करती थी, तो क्या भारत में अभी तक गरीबी खत्म हुई नहीं? अभी भी हम लोगों को गरीब मान रहे हैं? सबसे पहले तो आरक्षण का जो नाम लेता है, इतने करप्ट हैं, दोनों पार्टियां पूरी करप्ट है तरीके से। युवा ये चाहता है कि आरक्षण खत्म हो जाए। भाई, युवा है, पढ़ने वाले बच्चे को आरक्षण से क्या मतलब? एक IAS के बच्चे को आरक्षण से मतलब क्या है? युवा ये चाहता है कि पढ़ने लिखने वाला इंटेलिजेंट बच्चा है वो नौकरी लग जाए, आरक्षण से तो उसे कोई मतलब ही नहीं है। देश की हालत खराब कर रखी है इस आरक्षण रूपी एक बीमारी ने। कुछ सर, आज से 4 या 5 महीने पहले, आपके आंखों की बात है, आपने देखा होगा, SC ने ST ने मिलकर अलग से किया, जनरल ने सवर्ण ने अलग किया, मतलब कुल मिला के पूरे देश का नुकसान। ऐसे नुकसान से अच्छा है या तो आरक्षण को बंद कर दो। अच्छा जैन साहब, मैं एक जैन साहब से पूछना चाहूँगा। जैन साहब, जब पहले नरसिम्हा राव सरकार लाई थी तब सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गया, शायद 2 आधार पे खारिज हुआ था। अब क्या आपको लगता है जब सुप्रीम कोर्ट में चला गया, और सुप्रीम कोर्ट में यदि खारिज हो जाता है, मान लीजिए उस पर कोई कुछ ऐसा फैसला दे देती है सुप्रीम कोर्ट, तब नवी अनुसूची का कोई मार्ग है सरकार के पास? ये संविधान में संशोधन है, कोई कानून नहीं है जी। और संविधान में संशोधन नवी अनुसूची में नहीं जाते हैं, क्योंकि नवी अनुसूची संशोधन का ही भाग, संविधान का ही भाग है। संविधान में संशोधन सिर्फ इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वो संविधान की मूल भावना के विपरीत है। केशवानंद भारती के निर्णय के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट चाहकर भी संविधान की मूल ढांचे में छेड़छाड़ नहीं कर सकती। अब संविधान के मूल ढांचे में क्या आर्थिक आधार सम्मिलित है या नहीं है, जब तक ये तय नहीं होगा तब तक इस विषय में कुछ भी कहना अभी संगत नहीं। नितिन, एक प्रश्न है कि आरक्षण का लाभ कितनी बार दिया जाना चाहिए एक परिवार को?
देखिए, आरक्षण का लाभ सीमित होना चाहिए हर परिवार के लिए। ज़्यादा देंगे तो उसका मिसयूज़ होगा और जो लोग वंचित रह जाते हैं उनको कोई भी सुविधा मुहैया नहीं करवा पाएगी सरकार। तो कम से कम इतना सीमित रहना चाहिए कि कम से कम परिवार में लोगों को मिल पाए और उसी से पूरे परिवार को फायदा रहे। ऐसी इच्छा शक्ति होगी राजनीतिक दलों में? इसकी मूल भावना जो संविधान की ये थी कि भाई आर्थिक रूप से जो जातियां, जो समाज पिछड़े हुए हैं उनको ऊपर लाने की जो योजना थी, निश्चित तौर पर अंबेडकर जी की बात करें हम या संविधान निर्मात्री सभा की बात करें या उसके बाद जो भी संशोधन लाए गए, जिन्होंने भी इसको प्रोटेक्ट किया, उनकी यही भावना रही कि देश का प्रत्येक व्यक्ति एक अच्छी स्थिति में आकर अपना आर्थिक जीवन जिए, उसको प्रोटेक्शन मिले। लेकिन इसका जो दुरुपयोग लिया जा रहा है, निश्चित तौर पर सरकार को, हमारी सरकार को भी मैं निश्चित तौर पर कहूँगा कि सरकार को इस पर कोई ना कोई प्रावधान बनानी चाहिए। असगर भाई, मैं कमेंट चाहूँगा, लास्ट कमेंट एक बार सभी के एक बार। सर, ये सरकार 10 साल पहले कहती थी कि नौकरी देंगे, आरक्षण नहीं देंगे। आज कह रहे हैं आरक्षण देंगे, तो इसका सीधा सा मतलब है नौकरी तो देने वाले नहीं है। अगर कुछ करना है तो जाट भाइयों को आरक्षण दो, गुजरों को आरक्षण दो और दलितों को आरक्षण दो। देखिए, मैं बताऊं आपको कि चाहे वो महात्मा फुले हों, बाबा साहब हों या साहू महाराज हों, उन्होंने ये बताया था कि भाई सामाजिक स्तर पे और शिक्षा के स्तर पर बात होनी चाहिए। क्या आज समाज में भेदभाव खत्म हो गया? गुरुचरण जी, क्या आर्थिक भेदभाव खत्म हुआ? लेकिन आज देश के अंदर जो बात थी वो देखे, भारत एक युवाओं का देश है और युवा शक्ति की जो एनर्जी है उसका इस्तेमाल होना चाहिए। उसका इस्तेमाल करने के लिए चाहिए तो ये कि सरकार ऐसे संसाधन पैदा करे कि उसका बेहतर इस्तेमाल हो के उनको रोजगार दे के देश के विकास में उसका हिस्सा डाला जाए, बजाय सारे युवाओं का इस्तेमाल करने के आरक्षण के नाम से लॉलीपॉप दे के उन युवाओं को बेकार सड़कों में घूमते फिरते हैं। देवेंद्र भाई, आप लोग तो काफी समय से संघर्ष कर रहे थे ना सवर्ण आरक्षण के लिए। इस आरक्षण के लिए हमने राजस्थान ब्राह्मण महासभा की ओर से भंवरलाल जी शर्मा, ललित मिश्रा जी 2002 से सीकर से पहली रैली की थी हमने। उसके बाद में बीकानेर की थी, अलवर की थी, जयपुर अमरोदों के बाग में भी रैली की थी। 16 साल बाद अक्ल आई राजनीतिक दलों में, राजनीतिक दलों के अंदर अब आई, लेकिन अभी भी इसके अंदर कमियां रखी हुई हैं। कमी ऐसा है कि आर्थिक आधार के ऊपर जो आरक्षण दिया गया है, इसके अंदर अगर एडमिशन होता है, एडमिशन के बाद उसकी स्कॉलरशिप का क्या होगा, उसकी फीस का क्या होगा, उसकी कॉपी किताबों का क्या होगा। अगर वो गरीब है तो उसकी अगर फीस ही जमा नहीं हो पाएगी तो फिर वो कैसे पढ़ेगा बच्चा। निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया हुआ है। जो आर्थिक आधार पर जो आरक्षण किया गया है, सामाजिक न्याय की जीत है। इसने समाज को जोड़ने का काम किया है, तोड़ने का काम नहीं किया। और जो एक बात आप कहना चाह रहे थे कि एक परिवार को एक बार लाभ मिल गया तो दोबारा लाभ, आर्थिक आधार पर जो आरक्षण होगा उसमें अगर वो आर्थिक रूप से सक्षम हो जाता है और उस स्लैब से बाहर हो जाते हैं तो अपना आप ही वो बाहर हो जाएंगे। बाकी समाज को जिस प्रकार से कि देश की युवा शक्ति को अपना कौशल दिखाने का जो व्यापक अवसर मिलेगा, ये इस आर्थिक आधार से बढ़िया हो नहीं सकता। और ये बहुत समय से जो लंबित मांग थी वो केंद्र सरकार ने पूरी की है। क्या होगा इसका भविष्य, इस विधेयक का भविष्य? ये तो अदर जुल्म है महेश जी, बिल्कुल। ये चुनावी एक स्टंट था, 3 राज्य में हार का एक परिणाम वापस पॉजिटिव करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये चला था चाल। स्वर्णिम भाई, हम तो कामना करते हैं कि विधेयक जो है पारित हो और ये लागू हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी कुछ वर्ष पूर्व जो है आरएसएस के सरसंघचालक हैं, उन्होंने बिहार में ये कहा था कि आरक्षण समाप्त होना चाहिए। बिहार में चुनाव हारे आप, उसके बाद आप ये 5 राज्यों में चुनाव हारे, एमएसपी की आपने घोषणा की, एमएसपी दी नहीं, आप चुनाव हार गए। और उसके बाद अब जब आपका खोया जनाधार जो है, मुझे तो लगता है ये एक्सरसाइज केवल आप उसको प्राप्त करने की एक नाकाम कोशिश भर कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जैन साहब, सबसे बड़ी अड़चन जो इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आने वाली है वो ये है कि आप इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास को कैसे डिफाइन करेंगे, और दूसरा जो 50% की सीमा फुल हाई कोर्ट ने लगा रखी है, सुप्रीम कोर्ट ने लगा रखी है, उसको कैसे पार कर पाएंगे। मेरे हिसाब से जो आरक्षण का मोदी जी ने किया है ये बहुत ही अच्छा किया है। देश में हर व्यक्ति को है ना अपने विकास का, सवर्ण समाज को भी विकास का है ना मौका मिलना चाहिए। जो आरक्षण दिया उसकी समीक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि आज कोई जरूरी नहीं कोई बच्चा किसी मान लो ऐसे वर्ग में जन्म ले ले जो मतलब गरीब हो, तो उसका ये मतलब नहीं कि आप मतलब उसका हक छीन लो। मतलब इकोनॉमिकली जो इन्होंने प्रधानमंत्री ने जो किया आरक्षण 10% बहुत ही अच्छा मानता हूँ मैं इसके लिए, और ऐसा होना चाहिए। पीछे एक और यूथ मेरे, आप नीरज नवीन आपके पीछे, आप कुछ कहना चाहें इस बारे में? हाँ आप प्लीज़। मोदी जी ने जो सवर्णों के लिए 10% आरक्षण का जो रखा है वो बहुत ही अच्छा रखा है, क्योंकि इससे जो हमारे जो स्वर्ण जाति में जो भी भाई बंधु जो भी आएंगे
उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ये कोई चुनावी जो कह रहे हैं, या मैं सुन रहा हूँ भाई लोग जो कह रहे हैं ये लॉलीपॉप है या ये है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 70 साल तक कांग्रेस ने राज किया है, अगर ऐसा कदम उठाना चाहती तो उस समय उठा लेती ये मोदी सरकार। और आगे और अभी जो जीएसटी के लिए भी जो लेके आए हैं, जो व्यापारियों के लिए लेके आए, ये कौन सा कोई चुनावी वो है? निश्चित रूप से 50% विधानसभा इसको पारित हो ऐसा इस केस में नहीं है, लेकिन ये राष्ट्रपति के पास भेजा जाना है। उनकी मंजूरी के बाद ये कानून होगा, कानून बन जाएगा और फिर सवर्णों में जो गरीब हैं, यानी कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए, सवर्ण नहीं कहकर ये कहा जा सकता है कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हों, चाहे वह किसी भी जाति धर्म से हो, उनको फिर आरक्षण मिलना शुरू हो जाएगा। देखते हैं ये राजनीतिक स्टंट है या क्या। लोकसभा चुनाव के बाद निश्चित रूप से इसके परिणाम कुछ सामने आएंगे। जनता की आवाज़ में बस आज इतना ही। अगली बार फिर किसी मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।